Assalamu alaikum to everyone. Hope you are doing well. जीके एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एमसीक्यू सीरीज। आज हमारा लेक्चर नंबर 23 है। इससे पहले लेक्चर 1 से 22 तक विद एसोसिएशन चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने वो चीज़ें नहीं देखी तो उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है, आप वन बाय वन उन चीज़ों को देख सकते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 23 है और ये ओवरऑल हम जो पास पेपर 2016 से 2025 तक ये एक हमारा एक सफ़र है। हम आहिस्ता आहिस्ता उसको उस मंजिल की तरफ अपनी की तरफ जा रहे हैं। अभी जो 10 11 12 मई जो भी अपकमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं, ये जितनी भी हमारी जो है मतलब सीरीज हैं, चाहे वो पाक स्टडी की हो, पाक स्टडी के जो जिसको पाक अफेयर भी आप कह सकते हैं, उसके 34 जो है ना लेक्चर्स गिवन है। 2016 से 2025 तक मैक्सिमम चीज़ें विद एसोसिएशंस आपके सामने मौजूद हैं। और पाक स्टडी का आपको पता है, अगर पीपीएससी के पास पेपर के हवाले से देखा जाए तो ये 22 से 25 नंबर जो है वो आपके कवर कर रही होती है पीपीएससी में। तो अब ये जो 34 लेक्चर विद एसोसिएशन कर लेगा, जो भी बंदा कर लेगा, और साथ उसकी अपनी खुद की नोट्स मेकिंग कर लेगा चीज़ों को, और प्रॉपर तरीके से मेमोराइज कर लेगा, तो इनशाला ये 22 से 25 नंबर में से उसके 22 से 25 ही आएंगे, चाहे वो 22 की हो या 25 की हो। इसी तरह साइंस को हमने कवर किया है। साइंस जो आपकी कभी 6 से कभी 8 नंबर की आती है, वो भी एसोसिएशन के साथ गिवन है। तो अगर वो आप लोग कर लेंगे तो वो आपके 6 से 8 नंबर इंशाल्लाह 100% आपके आएंगे। इसी तरह हमने आपकी आसानी, आप लोगों की आसानी के लिए जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान को सेपरेट कर दिया, जो कि हर पेपर में 5 से 6 नंबर की ओवरऑल पूछी जा रही है आजकल। तो उसके जो 6 लेक्चर जो कर लेगा प्रॉपर वे से, उसके इंशाल्लाह ये पूरे मार्क्स आएंगे। अब इसी तरह हमने ये जीके और जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ओवरऑल जीके जो है और जियोग्राफी वर्ल्ड की है, उसमें से जो एमसीक्यूज आपके 2016 से 2025 तक पूछे गए हैं, या एक्सपेक्टेड जो एसोसिएशन का मतलब यही होता है कि जो आगे अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं। तो अब ये आपके पास जो 4 5 दिन रह रह गए हैं, अगर आप इन 4 5 दिन में ये सारी चीज़ें प्रॉपर वे से कवर कर लेते हैं, ओनली सिर्फ लेक्चर ही सुन लेते हैं, क्योंकि अब तो टाइम थोड़ा है, आप नोट्स मेकिंग तो नहीं कर सकते, तो फिर भी आपके इंशाल्लाह जो ओवरऑल ये जो आपका पोर्शन कवर हो रहा है वो 60 मार्क्स का, ये इन 4 सब्जेक्ट से हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके आसानी से कवर हो जाएंगे, जीके हो जियोग्राफी हो, मतलब ये दोनों मिला के और पाकिस्तान की ज्योग्राफी मिला के 20 नंबर ये बन जाते हैं, 20 25 पाक स्टडी के बन जाते हैं, 6 से 8 नंबर आपके साइंस के बन जाते हैं। तो ये 55 से 60 नंबर का जो पेपर पोर्शन कवर हो रहा है, ये तो इंशाल्लाह आपके पक्के नंबर हो जाएंगे। उसके बाद फिर बाकी चीज़ें हैं, इंग्लिश है, मैथ है, वो सारी चीज़ें आपने करनी है साथ साथ अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए। जी, आज की अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं जी। आज का पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट अंडरग्राउंड ड्रेन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच सिविलाइजेशन। जो अंडरग्राउंड ड्रेन सिस्टम है वो किस सिविलाइजेशन ने सबसे पहले, जो उनका जो अंडरग्राउंड था ड्रेन सिस्टम, वो किस सिविलाइजेशन से इन गिवन में से है। तो इंडस वैली है, मेसोपोटामिया है, इजिप्टियन है, चाइना है। तो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, इन्होंने फर्स्ट अंडरग्राउंड ड्रेन सिस्टम, इनकी सीवर सिस्टम था, सेवरेज सिस्टम जो होता है वो था तो सही मेसोपोटामिया का, बाकियों का भी, लेकिन जो अंडरग्राउंड ड्रेन सिस्टम है वो सबसे पहले इनका ही था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द कल्चरल सेंटर ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन वाज। तो जो गंधारा सिविलाइजेशन थी उसका कल्चरल सेंटर कौन सा था। तो उसका जो कल्चरल सेंटर है वो टेक्सला, गंधारा सिविलाइजेशन का कल्चरल सेंटर था। ये बेसिकली लर्निंग, आर्ट और कल्चर के हवाले से फेमस था। ये तीन चीज़ें इसमें जो है वो फेमस थी, लर्निंग थी, आर्ट पे इसमें काम हो रहा था, और इसी तरह कल्चर पे, तो इसी वजह से इसको कल्चरल सेंटर भी गंधारा का, गंधारा सिविलाइजेशन का कहते हैं। जो ये टेक्सला में है, जो कि पाकिस्तान में, अब प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है जी। नेक्स्ट ही हमारा क्वेश्चन है कॉन्स्टेंटिनोपल जो है फेल इनटू द हैंड्स ऑफ मुस्लिम्स इन। तो ये कब मुस्लिम्स के हैंड में आता है। तो ये 1453 में फेल्स इनटू द हैंड्स ऑफ मुस्लिम हो जाता है कॉन्स्टेंटिनोपल। अगर इसकी मजीद वो आपसे पूछ ले डेट, आजकल वो पूछ लेता है, तो 29 ऑफ मई 1450
थ्री में ये इन द हैंड्स ऑफ मुस्लिम आता है। इसको कौन कनकेस्ट, फतह कौन करते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए जी। कनकेस्ट जो है वो सुल्तान महमद टू जो है वो इसको कनकेस्ट करते हैं जी। सुल्तान महमद टू, ये इस चीज को ये ऑटोमन अम्पायर जो अम्पायर होती है, किस, ये सुल्तान महमद टू, इनका ताल्लुक किस अम्पायर से होता है, तो ऑटोमन अम्पायर, यानी ऑटोमन अम्पायर जो है इसको कनकेस्ट करती है, ऑटोमन एम्पायर, जो कि ऑटोमन एम्पायर 1299 से 1922 तक जो है वो कायम रहती है। तो ये किस से मतलब ये कंकर करते हैं, इससे पहले ये किस से लेते हैं, यानी कंकर किस से करते हैं, तो वो बिजेंटियन एम्पायर से ये कंकर करते हैं। और इस तरह बिजेंटियन एम्पायर का फिर वो क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो इस एम्पायर का एंड हो जाता है जब कॉन्स्टेंटिनोपल्स को 29 मई 1453 में फतह कर लिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, द वर्ल्ड बैंक वाज क्रिएटेड इन 1944। ठीक है, वर्ल्ड बैंक जो है वो कब बना है, तो क्रिएट किया गया 1944 में क्रिएट किया गया। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक किसके थ्रू क्रिएट किया गया, तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के मौके पे ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, वहाँ ये क्या होगा, क्रिएट किया गया वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो एंड द यूरो करेंसी वाज लॉन्च्ड इन, तो हमने ये बताना है कि यूरो करेंसी कब लॉन्च हुई, तो ये जनवरी 1999 में जो है वो यूरो करेंसी लॉन्च होती है। अब बेसिकली ये पेपर में ओवरऑल अगर हम देखें तो ये दो क्वेश्चन थे, तो दोनों हिस्टोरिकल क्वेश्चन थे, मतलब डेट्स वाले क्वेश्चन थे, तो उनको इकट्ठा कर दिया गया ताकि आपका मतलब टाइम भी मैक्सिमम सेव रहे और चीज़ें भी एक जगह इकट्ठी आपको मिलती रहे। अच्छा, अगर तो क्वेश्चन आए कि यूरो करेंसी कब लॉन्च होती है, तो वो जनवरी 1999 में है। इसी तरह यूरो जो नोट्स होते हैं, बैंक नोट्स जिसको आप कह सकते हैं, ये क्वेश्चन वो सेपरेट से, तो इसलिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट को क्वेश्चन पेपर में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कब लॉन्च होते हैं, तो ये 1 जनवरी 2002 को। ठीक है, 1 जनवरी 2002 को। अभी अगर हम देखें कि यूरो कितनी कंट्री जो है वो यूरो यूज करती हैं, तो रिसेंट जो है मतलब करंट के अकॉर्डिंग 20 कंट्री जो है वो यूरो यूज करती हैं। जो 20 नंबर पे कंट्री जिसने यूरो जोन को ज्वाइन किया है वो कौन सी है, तो 20 नंबर वाली कंट्री जो वो है वो आपकी क्रोशिया जो है वो 20 नंबर कंट्री है जो यूरो को यूज करती है। मतलब ओवरऑल 20 कंट्रीज, टोटल यूरोपियन यूनियन में जो कंट्रीज हैं वो 27 है, जिसमें से जो यूरो यूज करती हैं वो 20 यूज करती हैं जी। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मैनी प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स वाज असैसिनेटेड। ठीक है, कितने प्रेसिडेंट्स हैं वो ड्यूरिंग ऑफिस वो उनकी असैसिनेशन हुई है। ठीक है, तो वो 4 प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स के जिनकी असैसिनेशन हुई है। तो वो कौन कौन से 4 प्रेसिडेंट हैं, या ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले किस प्रेसिडेंट की असैसिनेशन हुई है, तो वो अब्राहम लिंकन की जो है वो सबसे पहले असैसिनेशन होती है। अगर हम इनकी देखें कि असैसिनेशन इनकी कब हुई है, तो 1865 में अब्राहम लिंकन साहब की जो है वो असैसिनेशन होती है। इसी तरह 1881 में टोटल जो हमारे पास 4 प्रेसिडेंट हैं यूएसए के जिनकी वो असैसिनेशन होती है। तो 1881 में जेम्स साहब की जो है, जेम्स गारफील्ड की असैसिनेशन होती है 1881 में। इसी तरह विलियम मिकले की जो जो तीसरे नंबर पे असैसिनेशन होती है वो विलियम साहब है। विलियम यूएसए के प्रेसिडेंट ये रह चुके हैं। तो इनकी जो असैसिनेशन है वो 1901 में होती है। और जो लास्ट वाली, या वो फर्स्ट वाली मोस्टली पूछता है कि फर्स्ट नंबर पे इब्राहम लिंकन, या लास्ट वाली, या ये पूछ लेता है कि जॉन एफ कैनेडी की जो है वो असैसिनेशन अटेम्प्ट यानी असैसिनेशन उनकी है वो कब होती है, जॉन एफ कैनेडी की, तो वो 1963 में जो है वो जॉन एफ कैनेडी की जो है वो असैसिनेशन होती है। इसी तरह 1981 में जो है वो असैसिनेशन अटेम्प्ट होती है, मतलब उनको वाउंडेड किया जाता है, जख्मी कर दिया जाता है रिगल साहब को, जो प्रेसिडेंट थे
यूएसए के, लेकिन असैसिनेशन उनकी नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल असैसिनेशंस हुई हैं वो 4 हुई हैं, और कब कब हुई हैं वो भी आपके सामने है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि टू विच कंट्री क्रिस्टोफर कोलंबस डिड बिलोंग। हमने ये बताना है कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस है वो किस कंट्री से उनका ताल्लुक था। तो वो जी इटली से आपका ताल्लुक था क्रिस्टोफर कोलंबस का। अब आप 1451 में जो है वो आपकी पैदाइश होती है, और 1506 में आपकी डेथ हो जाती है जी। और इटली से आपका ताल्लुक है, और क्योंकि यूएसए के हवाले से ये फेमस है तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द करेंसी ऑफ इसराइल इज। तो इसराइल की हमने करेंसी बतानी है, तो शेकल जो है वो इसराइल की करेंसी है। शेकल इज द करेंसी ऑफ इसराइल। अगर आपसे कैपिटल पूछा जाए इसराइल का, तो वो यरूशलेम या यरूशलेम उर्दू में जिसको कहते हैं, तो यरूशलेम इसका कैपिटल है। इसी तरह वो आयरन डोम जो है, जो टेक्नोलॉजी है वो किसके पास है, तो वो भी इसराइल के पास है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि आयरन डोम टेक्नोलॉजी किसके पास है, तो वो भी इसराइल की है। नेक्स्ट है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा जाता है, तो हेरोडोटस साहब को जी फादर ऑफ हिस्ट्री। इनमें से गिवन ऑप्शन जो दिए हुए हैं, तो फादर ऑफ हिस्ट्री जो है वो कौन है, वो हेरोडोटस साहब हैं। तो ग्रीक राइटर थे आप, ठीक है, आप क्या थे, ग्रीक राइटर थे, और आपको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कुना इज ऑफिशियल स्टेट न्यूज एजेंसी ऑफ विच कंट्री। तो कुना जो है स्टेट न्यूज एजेंसी किसकी है, तो ये कुवैत की है। कुना जो है वो कुवैत की है। तो कैसे कुवैत, कैसे कुना कुना, ये ऑफिशियल न्यूज स्टेट एजेंसी है। कुवैती दिनार जो है इनकी करेंसी है। और अगर आप इसका कैपिटल देखें तो कुवैत सिटी जो है वो इसका कैपिटल है। कुवैत का कैपिटल अगर आपसे पूछा जाए कुवैत सिटी है। करंटली जो इसके अमीर हैं वो मिशाल अल अहमद जो है वो करंट अमीर, अगर आपसे पूछे जाए। दोबारा अगर पीपीएससी का देखें तो 4-5 नंबर के वो अगेन करंट अफेयर पूछना उसने स्टार्ट किए हैं, तो इसलिए करंट अफेयर का भी आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि वो किसी टाइम कुछ भी पूछ लेता है, तो आपको सारी चीज़ें पैरेलल लेके चलनी पड़ती हैं। तो मिशाल अल अहमद जो है वो करंटली इसके अमीर हैं जी। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बैरूत इज द कैपिटल सिटी ऑफ लेबनान, ठीक है। तो ये पेपर में इस तरह क्वेश्चन आया हुआ कि व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ लेबनान, बैरूत। तो इसी तरह फ्लोरेंस सिटी इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो ये फ्लोरेंस सिटी कहाँ है, तो ये इटली में है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन थे, उसको मर्ज कर दिया गया है। तो पेपर में ये दो डिफरेंट क्वेश्चन के तौर पे आए हुए हैं, आपको नज़र आ सकते हैं। तो फ्लोरेंस जो है वो किसका है, वो इटली का है कैपिटल। इटली का कैपिटल नहीं है, सिटी उसने पूछा है, तो सिंपली सिटी आपने बताना। इन केस वो आपसे इटली का कैपिटल पूछ लेता है, तो वो रोम जो है, रोम जो है वो इटली का कैपिटल है, ठीक है। इसी तरह फ्रांस का पेरिस है कैपिटल, आपसे पूछा जाए तो जर्मनी का बर्लिन वगैरह, तो कोई भी। और न्यू मैक्सिको का यानी मैक्सिको का जो है वो मैक्सिको सिटी कैपिटल है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं विच सेलिब्रिटी वाज अवार्डेड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इन 2005। तो 2005 को कौन सी सेलिब्रिटी हैं जिनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के एजाज़ से नवाजा गया, तो वो आरिफ लोहार साहब जो है। ये इन्हें 23 मार्च, क्योंकि प्रेसिडेंट की तरफ से होता है, तो ये पाकिस्तान डे पे प्राइज जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो ये 23 मार्च 2005 को आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अवार्ड से नवाजा गया। बाकी ये जो जुगनी है वो इनकी फेमस जो जुगनी इनका सॉन्ग है। तो ये अक्सर ये भी पूछा जा सकता है, या पूछा भी गया है पहले, कि जुगनी इज संग बाय, तो ये भी आरिफ लोहार ही है। तो आरिफ लोहार के मुतालिक ये दो क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी द फर्स्ट एवर न्यूक्लियर बम वाज डेटोनेटेड इन। तो जो फर्स्ट न्यूक्लियर बम डेटोनेटेड कहाँ किया गया, तो न्यू मैक्सिको में ये फर्स्ट एवर न्यूक्लियर बम डेटोनेट किया गया। ये कब किया गया, 16 जुलाई 1945 को यूएसए की जानब से ये जो है डेटोनेट किया गया। इसका अगर आप कोड नेम देखें इस बम का, तो कोड नेम भी आपसे
क्योंकि ये फर्स्ट है तो फर्स्ट के हवाले से आपको सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये ट्रिनिटी जो है वो उसका कोड नेम था। ठीक है, तो ये कोड नेम भी पूछ सकता है, लेकिन ज्यादातर वो यही पूछता है कि कहाँ किया गया, तो वो न्यू मैक्सिको में है। नेक्स्ट हम देखते हैं, when the wicket keeper bails out wicket and the batsman does not for a run, which type of out? तो ये तो सिंपल क्रिकेट के हवाले से क्वेश्चन है। तो जब विकेट कीपर से बेल हो, जब क्रीज से बाहर निकला होता है तो वो स्टंप आउट हो जाता है। बाकी एलबीडब्ल्यू है, उसका आपको पता ही है। क्रिकेट तो कॉमन है, पाकिस्तान की गेम, तो सबको इसके हवाले से पता है। बाउल्ड का पता होगा। और रन आउट जो है, अगर वो क्रीज में टाइम पे नहीं पहुंचता और रन आउट हो जाता है, तो इस तरह वो कोई भी क्वेश्चन आपसे इन चारों में से बना के पूछ लेता है जी। नेक्स्ट है, इन 1946 विच ऑर्गेनाइजेशन प्रपोज द एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स? ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन ये प्रपोजल दिया था कि न्यूक्लियर वेपन्स को ओवरऑल ख़त्म किया जाए सारी दुनिया से? तो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये प्रपोजल दिया था। यूएनओ के जो मेन आर्गन्स हैं वो अगर आप देखें तो वो 6 मेन आर्गन हैं। और सबसे जो बड़ा स्ट्रेंथ के लिहाज से है वो कौन सा? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। सेकंड नंबर पे यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल आती है, जो मेन आर्गन है इसका यूनाइटेड नेशन का। ओवरऑल जो है वो 6 आर्गन इसके मेन आर्गन में कंसिडर होते हैं। तो ये 24 अक्टूबर यूएनओ डे मनाया जाता है। ये भी पूछा जाता है कि यूएनओ डे कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर। और ये कब फॉर्म होती है? तो यूएनओ 24 अक्टूबर 1945 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु गेव अ स्पीच कार्ड वेयर डू ह्यूमन राइट्स बिगन? स्पीच का टाइटल ये था कि वेयर डू ह्यूमन राइट्स बिगन। ये स्पीच किसने दी? तो ये एलनोर रूजवेल्ट ने दी। ये फीमेल मतलब वुमेन है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये वुमेन है। रूजवेल्ट की वाइफ आप कह सकते हैं ये थी। तो एलनोर रूजवेल्ट जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूएसए के, तो ये उन्होंने दी है। और ये कब दी? 1958 में ये स्पीच दी गई। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, जो ज्यादा तो यही पूछता है कि कब ये स्पीच दी किसने है। तो ये एलेनोर रूजवेल्ट की है। और ये कब दी गई? तो ये 1958 में दी गई जी। नेक्स्ट हम देखते हैं, हेमिस्फेयर इज वार्मर अकॉर्डिंग टू। ठीक है, हेमिस्फेयर जो वार्मर होता है वो किस तरह वार्म होता है? तो पहले जो नॉर्दर्न पार्ट है वो पहले वार्म होता है, सदर्न बाद में होता है। इसकी रीज़न ये है कि क्योंकि नॉर्दर्न पार्ट पे जो लैंड मास है वो ज़्यादा है, और सदर्न पार्ट पे यानी बर्फ़ और पानी ज़्यादा है, तो इसलिए लैंड मास की वजह से ये नॉर्दर्न पार्ट पहले गर्म हो जाता है और सदर्न बाद में, यानी नादरन से सदरन। उसने दोनों ऑप्शन देखे कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं, सदरन टू नादरन, नादरन टू सदरन। तो आपने कंसेप्ट के साथ अपना आंसर ठीक लगाना है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेयर ऑफ फॉरेस्ट कवर एरिया ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड? अगर हम टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड देखें तो ये आपको दो ऑप्शन मिल सकते हैं। ओवरऑल अगर हम इस चीज़ को देखें तो दो ऑप्शन मिल सकते हैं, या 30% या 31%। जो अभी रिसेंट सर्वे के अकॉर्डिंग वो आपको 31% मिलता है, जो फॉरेस्ट एरिया कवर होता है। ऑलमोस्ट 4.6 बिलियन आप कह लें जिस पे दरख्त हैं पूरी दुनिया में। तो ये 31% ओवरऑल अगर हम निकालें तो 31% बनता है। लेकिन अगर करीब तरीन फिर 30% अगर ऑप्शन पेपर में आ गया तो वो आपका दोनों ठीक कंसिडर होंगे जी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच कंट्री डिफॉरेस्टेशन रेट इज हाईएस्ट इन एशिया? अब वो एशिया का पूछ रहा है, वर्ल्ड का नहीं पूछ रहा है। तो एशिया का पूछ रहा है तो आपने एशिया के अकॉर्डिंग बताना है। तो अफगानिस्तान का जो डिफॉरेस्टेशन रेट है वो हाईएस्ट इन एशिया है। और जो सेकंड हाईएस्ट है डिफॉरेस्टेशन रेट, जो कि कोई अच्छी बात नहीं है, वो किसका है? वो पाकिस्तान का है जी। सेकंड हाईएस्ट जो है वो पाकिस्तान का है, और पहले नंबर पे जो है वो अफगानिस्तान वाले हैं। ठीक है, तो अफगानिस्तान का कैपिटल आपसे पूछा जा सकता है, तो काबुल जो है इसका कैपिटल है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर इन द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड में हमने जो है ना वो लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर बताना है। तो लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर जो वर्ल्ड का है वो कौन सा है? तो ये मिल MI-26। ठीक है, MIL मिल
MI-26 जो है, ये सबसे वर्ल्ड का सबसे मतलब जो है वो लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर है, और अभी भी इसी को ही लार्जेस्ट कंसिडर किया जाता है। और ये ऑन कौन करता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर किस कंट्री के पास है या ऑन कौन करता है, तो ये रशिया के पास जो है ना, रशिया के पास है ये लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर। और रशिया का जो कैपिटल मॉस्को है जी। और जो रशिया की ये वार स्टार्ट होती है, ये 24th ऑफ यूक्रेन के साथ रिसेंट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है करंट अफेयर में। तो 24th ऑफ फेब 2022 में स्टार्ट होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द मेन पर्पज ऑफ ओस्लो अकॉर्ड 1992 इज। तो ओस्लो अकॉर्ड जो कि 1992 में आता है, लेकिन जो साइन इसके होते हैं वो कब होते हैं, वो तो 13 सितंबर 1993 में। ठीक है। बाकायदा जो साइन होता है पैलेस्टाइन और इसराइल में के दरमियान, तो ये 1993 में 30 सितंबर 1993। तो बेसिकली जो इसराइली फोर्सेस थी, उनको उनका गजा से इनखला था, वेकेट फ्राम गजा था इसराइली फोर्सेस का। ये ओस्लो कार्ड उसके अबाउट था, वेकेट फ्राम गजा। तो ये 30 सितंबर 1993 को साइन होता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये साइन किस प्लेस पे होता है, तो ये वाइट हाउस में। ठीक है। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर, दी देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल, और पैलेस्टाइन के महमूद अब्बास जो उसके पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के, तो ये इनके दरमियान वो साइन होता है जी। वाइट हाउस में ये पूछा जाता है कि किस जगह पे साइन है, तो आपने वाइट हाउस बताना है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जोहन लो बैड इन्वेंटेड मैकेनिकल टीवी। तो क्वेश्चन ये सेपरेट से आ जाता होता है कि हु इन्वेंटेड द मैकेनिकल टीवी। तो जोहन लो बैरिड जो है, इन्होंने मैकेनिकल टीवी इन्वेंट किया। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्रिंटिंग प्रेस किसने इन्वेंट की। तो प्रिंटिंग प्रेस जो है वो जोहान्स गटनबर्ग जो है, इन्होंने इन्वेंट की है। जोहान्स गटनबर्ग। अराउंड ये जो प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट होती है, ये अराउंड 1440 में अगर पूछा जाए तो 1440 में ये इन्वेंट होती है, 1440 एडी में। जी नेक्स्ट देखते हैं, नियामर डी सेल्वा सेंटोस इज ब्राजीलियन। तो ये ब्राजीलियन का है, फुटबॉलर है जी, नियामर डी सेल्वा सेंटोस। ये करंट अफेयर को ओवरऑल क्वेश्चन है, ये तो फिर चेंज होते रहते हैं, कोई भी वो किसी भी जो भी फेमस फुटबॉलर होता है उसके अबाउट वो आपसे पूछ सकता है करंट अफेयर के हवाले से। तो इस ओवरऑल अगर हम देखें तो ब्राजील ने फुटबॉल जो वर्ल्ड कप है कितनी दफ़ा, एक तो सबसे सक्सेसफुल टीम जो फुटबॉल की है वो ब्राज़ील ही है। और ये 5 टाइम जो है वो सक्सेस मतलब इन्होंने हासिल की है। और ये कब कब है, तो फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम का आपको लाजमी पता होना चाहिए, अगर सेंटर वाला ना भी पता हो। तो ये 1958 है, उसके बाद 1962 में वन करते हैं, फिर 1970 में और 1994 में वन करते हैं। और उसके अलावा जो लास्ट टाइम ये वन किया है वो 2002 में इन्होंने जो वन किया है। और फर्स्ट टाइम 1958 ये पूछा जा सकता है। और लास्ट का इसलिए नहीं पूछा जा सकता क्योंकि कल को फिर भी ये जीत सकते हैं, जो 2026 का फुटबॉल वर्ल्ड कप आ रहा है वो भी ये जीत सकते हैं, तो इसलिए फर्स्ट वाला आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, सऊदी अरेबिया हैज़ विच सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो सऊदी अरेबिया में कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम वर्किंग कर रहा है, पार्लियामेंटेरियन है, मोनार्की है, प्रेसिडेंशियल है, नन ऑफ दीज है। तो मोनार्क जो है वो अभी जो बादशाह का निज़ाम है वो अभी सऊदी अरेबिया में वर्किंग आउट कर रहा है, तो स्टिल जो है वो मोनार्की है। अभी जो करंट हेड मोहम्मद बिन सलमान जो है उसको रन आउट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया में। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज। तो ये करंट अभी अगर हम देखें WHO के स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, तो ये UNO के स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, तो ये 2 बिलियन के अराउंड जो है वो आपकी क्या है, मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड है। टोटल पॉपुलेशन जो वर्ल्ड है वो अभी जो पहुंच चुकी है वो ऑलमोस्ट 8 बिलियन, जो मतलब लिस्टेड है वो ऑलमोस्ट 8 बिलियन वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो पहुंच चुकी है, जिसमें से 2 बिलियन जो है मुसलमान है 8 बिलियन में से, मतलब 8 अरब में से 2 अरब मुसलमान है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, योर योर टोम
was formulated in 1957। फार्मूलेट हुआ 1957, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन या एस्टेब्लिशमेंट जो होती है वो 1958 में होती है। इसका इसका बेसिक पर्पस क्या है? यूरोटोम का, तो यूरोटोम का ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये आपको इसको एस्टेब्लिश का क्वेश्चन आ जाए या फार्मूलेट का, तो वो अलग से भी आपसे पूछ सकता है। एस्टेब्लिश 1958 में होती है, फार्मूलेट 1957 में होती है। एक तो इसका यूरोटोम का था कि प्रोवाइड न्यूक्लियर एनर्जी टू मेंबर स्टेट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन, जितनी भी यूरोपियन यूनियन जो कि 27 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं, मेंबर स्टेट्स हैं, उनको न्यूक्लियर एनर्जी प्रोवाइड करना। सेल एनर्जी टू नॉन मेंबर स्टेट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है। प्रोक्योर एटॉमिक एंड न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, प्रोक्योर करना एटॉमिक से और न्यूक्लियर एनर्जी से। तो ये सारे इसके जो है वो पर्पस बनते हैं। तो ऑल ऑफ दीज जो है वो आपका करेक्ट आंसर है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Organization of Dependency of the UK, which are now sovereign state, where the nominal head of the organization is a British monarch। यानी जो किंग वगैरह होता है या क्वीन होती है, वो उसकी हेड होती है ऑर्गेनाइजेशन की, नॉमिनल हेड जिसको कहते हैं। जिस तरह अभी एलिजबेथ टू थी या अभी चार्ल्स हैं, तो इस तरह करके जो ब्रिटिश मोनार्क का बंदा होता है, यानी जो किंग होता है, नॉमिनल हेड वो होता है। तो वो क्या थी जी? वो कॉमनवेल्थ है वो। और इसके मेंबर्स पूछे जाते हैं कि मेंबर्स कंट्रीज कॉमनवेल्थ की कितनी है। तो करंटली जो मेंबर्स कंट्री हैं कॉमनवेल्थ की वो 56 है। पहले 54 थी, अब दो और ऐड हुई हैं, तो अब 56 कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं। यानी कॉमनवेल्थ में वो कंट्रीज आती हैं कि जहाँ जहाँ ब्रिटिश ने अपनी कॉलोनीज बनाई थी और अब वो आज़ाद हो गई है, मतलब उन्होंने इंडिपेंडेंस ले लिया है। जिस तरह इंडिया है, पाकिस्तान है, बाकी और काफ़ी कंट्रीज हैं अफ्रीकन कंट्रीज में, मतलब। तो ये टोटल सारी मिला के वो कितनी है? तो वो 56 है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हेडक्वार्टर ऑफ द इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी ईसीओ का आपने हेडक्वार्टर बताना है। तो वो तेहरान में है। इसके ईसीओ के जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो तीन कंट्रीज थी। ईरान, ईरान था, टर्किया या तुर्की, और पाकिस्तान। ये इसके ईसीओ के फाउंडिंग मेंबर्स हैं 1985 में। अभी इसके 10 मेंबर्स हैं टोटल। 1985 में ये ईसीओ जो है वो फॉर्म होती है। ये इससे पहले ये एज अ आरसीडी रीजनल कॉरपोरेशन के तौर पे ये काम कर रही थी, आरसीडी के तौर पे। और ये आरसीडी जो रहती है वो 1964 में बनती है, और 1979 में आरसीडी का मतलब एंड हो जाती है, और उसके बाद ईसीओ बनती है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बाजुकात आपसे ईसीओ का वो एब्रीवेशन पूछ लेता होता है, तो ये आपको ऑर्गेनाइजेशन लास्ट पे लगना है और कोऑपरेशन लगना है, तो वो कॉरपोरेशन दे देता है। तो आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखना है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है? एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इज इन विच कंट्री? तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग किस कंट्री में है? तो ये न्यूयॉर्क से कंट्री, यूएसए कंट्री अगर क्वेश्चन में आए तो वो डेफिनेटली ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग देगा। तो सिटी इधर ज़्यादा जो है वो सूटेबल है। तो यूएसए कंट्री आए तो यूएसए, सिटी आए तो न्यूयॉर्क। और पॉपुलेशन में ये यूएसए की सबसे बड़ी स्टेट है। वैसे यूएसए का अगर कैपिटल देखें तो वो वाशिंगटन डीसी है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज आपसे पूछा जाए तो वो न्यूयॉर्क है, ठीक है। तो ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ मैनी यूरोपियन कंट्रीज विच आर द मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन बट दे आर नॉट यूजिंग द यूरो एज देयर करेंसी? तो हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया कि 20 यूज़ कर रही हैं, टोटल 27 है। तो इसका मतलब 7 कंट्री जो है वो यूज़ नहीं कर रही। अब वैसे आपके जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए वो 7 कंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो बुल्गारिया है। इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि वो कोई सी 4 कंट्रीज के नाम बताएं जो कि यूरो यूज़ नहीं करती। तो ये इंटरव्यू का वैसे क्वेश्चन है। बुल्गारिया, इसी तरह चेक रिपब्लिक, बुल्गारिया है जी, चेक रिपब्लिक है, डेनमार्क, ये जो है ना ये यूरो यूज नहीं कर रही। हंगरी भी यूरो जो है वो यूज नहीं करती। हंगरी आपका होगा। इसी तरह पोलैंड, ये फिलहाल ये भी यूरो यूज नहीं कर रहे। रोमानिया या रोमानिया जिसको कहते हैं उर्दू में, वो, एंड स्वीडन, ये 7 कंट्रीज हैं, ये यूरो यूज नहीं करती। बट दीज आर द मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन।
जी नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवालिक्स आर डैश पार्ट ऑफ हिमालय। तो शिवालिक्स जो है वो सदर्न मोस्ट पार्ट है हिमालयस का, ठीक है, ये सदर्न मोस्ट पार्ट है शिवालिक्स। शिवालिक्स की जो हिल है हिमालयस में, तो लेसर हिमालय, अपर हिमालय और शिवालिक्स, ये तीन किस्म की मेन जो है इसकी ब्रांचेस हैं। तो ये शिवालिक्स जो है वो सदर्न में साउथ वाली साइड पे, और साउथ में भी एक्सट्रीम साउथ जिसको कह सकते हैं उस साइड पे शिवालिक्स हिल है। जी ये थी आज की हमारी आज का हमारा लेक्चर जीके और जियोग्राफी के हवाले से। ये लेक्चर नंबर 23 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 से 22 तक डिस्कस हो चुका है। होप सो आप चीज़ों को अच्छे से कर रहे होंगे, और प्रॉपर प्रिपरेशन आपसे हो रही होगी आपकी, और एसोसिएशन बेस हो रही होगी, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास रहेगी। और बाकी आप सब दोस्तों यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किया करें लाजमी। और इसके अलावा बाकी ढेर सारी दुआओं की तवक्को। आज के लिए इतने, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ फॉर